अपने गीले बालों को समेटती हुई निशा बाथरूम से बाहर निकलती है। गुनगुनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को देखते हुए निशा लिपस्टिक लगाने लगती है। नहीं भी तो ये 25वीं लिपस्टिक होगी जो मैंने ब्राउन कलर की ली है। ऑफिस में सब क्या सोचते होंगे कि इस लड़की के पास लिप कलर का वेरिएशन भी नहीं है। खैर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हारे लिए तो मैं ये दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ करण, तो फिर ये तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक लगाना तो बहुत छोटी बात है। निशा खुद में मुस्कुराती हुई लिपस्टिक लगा रही थी, तभी उसके फोन पर करण का फोन आता है। बेबी, उठ गई आप? 10 बजे हमने मिलने का प्लान किया था, 9:30 बज रहे हैं अभी, और तुम उठने की बात कर रहे हो। इतनी देर कैसे सो सकती हूँ जब हमारा प्लान पहले ही फिक्स हो चुका है तो। अरे क्यों नहीं सो सकती, तुम तो मेरी राजकुमारी हो। जब तुम्हारा मन करे तब तुम आओ। मैं तुम्हारा मुलाजिम तुम्हारे इंतजार में पल के बिछाए सदियों तक बैठने को तैयार हूँ। पर तुम्हें इंतजार करवाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एक्चुअली तुम्हें क्या, किसी को भी इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं है। जो काम करो वक्त पर करो, वरना मत करो चलो फोन रखो, रेडी हो गई हूँ, मैं पहुंच रही हूँ। और अपना पर्स उठाए निशा करण से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अरे बेटा, एक रविवार का दिन मिलता है तुझे, उस दिन तो आराम कर लिया कर। अब किसकी भलाई करने निकल पड़ी? करण से मिलने जा रही हूँ मम्मा। अच्छा तो जरा चाय बिस्किट तो खा कर जा। साथ में बाहर जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे ना मम्मी, तुम भी ना। चलो बाय, लव यू। निशा 28 साल की हो गई थी और पिछले 6 सालों से जॉब कर रही थी। पढ़ाई में तेज निशा उम्र के बहुत ही सही वक्त पर सेटल हो गई थी और उसी बीच उसकी लाइफ में आ गया करण। इतने बिजी शेड्यूल के बाद तुम्हें देखना मुझे गजब का सुकून देता है निशा, वरना दिन भर ऑफिस में वही डिप्लोमेसी और घर पर पापा मम्मी के बीच का कलेश। तुम्हें ना इंजीनियर नहीं, बातें बनाने वाला होना चाहिए था। अब इन मीठी मीठी बातों से ही मेरा पेट भर दोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? बहुत भूख लग रही है मुझे। निशा की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। एक रोज उसकी बुआ जी उसके घर पहुंचती है। कैसे आराम कर लो गीतांजलि, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई थी, बच्चों से मिलने आई थी। दोपहर के 3 बजने जो आ गए, सुबह की निकली निशा अब तक नहीं आई। ऐसे कौन सी नौकरी कर रही है वो? मेरी बहू तो सरकारी स्कूल में टीचर है, वो तो दोपहर को 1:30-2 बजे तक घर आ जाती है। अरे किरण, वो ऑफिस जाती है, प्राइवेट जॉब है, सरकारी नौकरी थोड़ी ना है निशा की। स्कूल और ऑफिस में फर्क होता है। ये क्या बात हुई? जिंदगी भर सरकारी नौकरी का झंडा लेकर घूमने वाला तू अपनी बेटी को प्राइवेट नौकरी करवा रहा है? इतने दिनों से मुझे तो खबर नहीं थी। प्राइवेट नौकरियों में कहीं इज्जत होती है भला? खून चूस जाते हैं बॉस। वो सब पहले होता था दीदी, निशा की नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है। आ जाएगी वो 6-7 बजे तक। शाम को निशा अपने घर लौटती है। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? चेहरे की रंगत चली गई है, इतने दाग धब्बे। इसमें तो बुद्धि नहीं है गीतांजलि, पर तुझे तो इसे समझाना चाहिए था। कितने दिनों बाद मिले हैं हम बुआ, और आप ये क्या सब लेकर बैठ गई? आपको चाउमीन बहुत पसंद है ना, मैं अब भी आपके लिए चाउमीन बनाती हूँ। निशा फौरन किचन में जाती है और अपनी बुआ का मूड बनाने के लिए चाउमीन और मंचूरियन तैयार कर लाती है। स्वाद तो है बेटा तेरे हाथ में, जिस घर में भी जाएगी उस घर को सुखी कर देगी तू। किसी घर में क्यों भेजना है मेरी बेटी को? मेरी बेटी मेरे पास ही अच्छी है। 28 की हो गई है, बच्ची नहीं है। अब शादी ब्याह करने की सोच अपनी बेटी की। अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बोल दे, मैं देख लूंगी रिश्ते। तेरी बेटी है निशा तो मेरी भतीजी भी तो है। किरण की बात सुनकर अगली सुबह गीतांजलि सबसे पहले निशा के कमरे में जाती है। अरे निशा, उठ भी जा, अब तक सो रही है तू? यहाँ तेरी बुआ तेरे लिए लड़के देखने के पीछे तुल गई है। लगता है इस बार भी तुम्हारा रिश्ता लगा कर ही जाएगी। तू बात कर ले करण से, जितनी जल्दी वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए उतना अच्छा है, वरना तेरे पापा को कोई लड़का पसंद आ गया ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी शादी तो करण से ही होगी मम्मी, तो मैं क्यों हड़बड़ाऊं? इसीलिए तो आराम से सो रही हूँ। बस एक बार फोन करने की देरी है, अगले पल अपने परिवार के साथ करण अपने पापा के कदमों में होगा। सो डोंट वरी। आपको भरोसा नहीं है क्या अपनी बेटी की चॉइस पर? है बेटा, पर तेरे पापा से कब तक इस चीज को छुपा सकूंगी मैं? कहीं उन्हें शक हो जाए तो फिर इससे अच्छा है ना कि जल्दी से अब शादी की बात ही छेड़ दे उनके सामने। आज निशा ऑफिस के लिए आधे घंटे पहले ही निकल जाती है और करण को एक पार्क में बुलाती है। शादी?
शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी ना है निशा, सोचने के लिए वक्त चाहिए मुझे। क्या? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? पिछले 4 सालों से क्या सोच रहे थे तुम? अरे मेरा मतलब है हम दोनों की कुंडली में कम से कम 34-35 गुण मिले, इस तरह का छेड़छाड़ भी तो करनी पड़ेगी ना तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में, तभी तो मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। देखो तुम्हें वहां थोड़े ड्रामा करने होंगे या मुझे करने होंगे। अगर लव मैरिज करनी है तो किसी को दुखी करके क्यों करना भाई? हो, मैं तो घबरा गई थी। निशा मुस्कुराती हुई करण की आंखों में देख रही थी, तभी उसके फोन पर उसकी बुआ का फोन आता है। आज दोपहर को ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा घर आ जाना बेटा, तुझे देखने के लिए लड़के वालों को बुलाया मैंने। लड़का नहीं आ रहा, फिलहाल उसकी भाभी और भैया आएंगे, पर तू तो घर पर होनी चाहिए। जी बुआ। और किरण तो हाथ धोकर निशा को विदा करने के पीछे पड़ जाती है। अरे वाह, 50,000 प्लस की सैलरी है तुम्हारी, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद आराम से काम करना तुम, मेरे भाई पर प्रेशर कम रहेगा। हाँ, इसीलिए तुम मुझे बुटीक खोलने के लिए कहते हो, ताकि तुम्हारा भी प्रेशर थोड़ा कम हो सके। देख लो निशा, इन लड़कों की बात में मत आना। आजकल लड़के पूरी तरह बदल चुके हैं। ये घर पर रहकर आराम करना चाहते हैं और पत्नियों से काम करवाना चाहते हैं। ये कहाँ फंस गई मैं? जल्दी अपने घर वालों से बात करो करण, वरना ये लोग तो मुझे सीधा डोली में ही बिठा देंगे। इस बात को पूरे 15 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक करण की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया था, जिसके कारण गीतांजलि बड़ी परेशान थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाभी, कहीं निशा के पापा के सामने करण और निशा के रिश्ते की बात आ गई ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर तो ये कभी करण से इसका रिश्ता होने ही नहीं देंगे। अपनी जेठानी से गीतांजलि फोन पर बात कर रही थी, तभी महेश रसोई में आता है। ये करण कौन है? ये आ गई भाभी, मैं फोन रखती हूँ। तो मेरे पीठ पीछे ये हो रहा है। अच्छा, इसीलिए निशा को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसके मन में तो पहले से करण बैठा हुआ है। कौन ये करण? बोलो उसे अपने परिवार के साथ सीधा यहाँ है। प्यार कहीं शादी कहीं, ये मेरे संस्कार नहीं हो सकते। गीतांजलि की टेंशन बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। वो मुस्कुराती हुई सीधा निशा के पास जाती है और निशा भी उसे खुशखबरी सुनाते हुए कहती है, करण की फैमिली तो उसके हिसाब से काम करती है मम्मी, वो तो रेडी थे, पर वो बीच में क्या हुआ कि करण गांव में किसी का देहांत हो गया था ना, तो वहां चले गए थे। तो सभी कल आ रहे हैं रिश्ता लेकर। अब तो तुम अपनी बेटी को विदा करने की सोचो। और अपने वादे के मुताबिक करण अपने परिवार को लेकर निशा के घर पहुंच जाता है। जैसे करण ने मुझे निशा बेटी के बारे में बताया, मुझसे तो रुका नहीं गया भाई। मेरा बेटा मेरे लिए बेटी लेकर आ रहा है। जिंदगी में सब कुछ दिया भगवान ने मुझे सिवाय एक बच्चे के, तो वो करण ले आया। अब क्या ही मांगू मैं भगवान से। पर मुझे एक शिकायत है तुमसे बेटा, करण तो शुरू से ही नालायक है, पर तुम तो सयानी बच्ची हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों अपने से दूर रखा मुझे? हम दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कितनी ये प्रॉब्लम होती थी मुझे साड़ियां खरीदने में, अंदाजा भी है तुम्हें? देख ले महेश, मेरे प्यार कितने शुभ है। यहाँ मेरे आते ही तेरी बेटी की डोली उठने की तैयारी हो गई। 15 दिनों के बाद सगाई और 6 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। हेलो निशा, वो मैं क्या कह रहा था, एक बार तुम मुझे 50,000 रुपये पेटीएम कर सकती हो क्या? मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हाँ करण, 50,000 क्या, तुम 1 लाख ले लो। पर अचानक सब कुछ ठीक तो है ना? अरे वो तुम जानती हो ना हमारा कल्चर, हमारे में तो तिलक लिया जाता है ना, तो पापा ने मम्मी ने कुछ बचा कर रखा था। उन्हें लगा था लड़की आएगी 40-50 लाख लेकर ही आएगी, उसी से शादी भी निपट जाएगी और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। पर यहाँ मैंने कर ली लव मैरिज। अगर कोई मोटी एफडी होती तो उसे तोड़ देता मैं, पर तुम तो जानती हो हमारा रहन सहन, बचाते कम है उड़ाने में ज्यादा मानते हैं। अपनी जॉब की जो सेविंग है वही सब मिलाकर शादी की तैयारी करनी पड़ रही है मुझे। तुम्हारे लिए लहंगा लेने का सोच रहा था मैं सगाई के लिए, तो उसमें थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गई है। हाँ दो तुम कसम से, कसम से हाँ दो तुम करण। ऐसा तो नहीं कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है पैसों की। शादी का खर्चा 50-50 कर लेते ना, सब तुम ही खर्च कर लोगी क्या? एक काम करो, अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आओ, इसी बहाने इस बारे में बात भी हो जाएगी, सही रहेगा ना? निशा करण की फैमिली की हेल्प करने के लिए अपने पापा से कहती है। बैकग्राउंड ठीक तो नहीं लग रहा बेटा मुझे, लड़की का सिर्फ शादी का खर्चा नहीं निकाल पाना अभी से, फिर क्या होगा आगे? पापा ये सोचिए कि इतने सब के बाद भी अंकल जी ने साफ साफ दहेज के लिए मना कर दिया। वो चाहते तो आपसे मुंह खोलकर कुछ मांग सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा,
4 कपड़ों में अपनी बेटी को हमारे घर भेज दीजिएगा। तो शादी का खर्चा तो हम बांट ही सकते हैं ना। आधा क्यों बेटा, मैं तो पूरा खर्चा देने को तैयार हूँ, पर अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरा सब कुछ तेरा ही होना है। निशा अपने परिवार के साथ करण के घर पहुंच जाती है। अरे समझी जी, आप अचानक? मुझे तो लगा ये मेरा भी घर है, सो किसी भी वक्त आ सकता हूँ, इसीलिए बिना बताए आ गया। जाऊं क्या वापस? आपको देखकर लग रहा है आप कहीं निकलने वाले थे। अरे नहीं नहीं समधी जी, आप लोगों की खातिरदारी से ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है क्या? ये तो बस अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने जा रहे थे। अब निशा बेटा आएगी, घर में गाड़ी वगैरह का इंतजाम तो होना चाहिए, और रेनोवेशन भी करवाना है, तो हाथ में कैश तो चाहिए ना। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया था भाई साहब। देखिए, आपके आगे पीछे घूम फिर कर आपका इकलौता बेटा ही है, और मेरे पास है मेरी एक बेटी। तो अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं तो बैठा ही हूँ, अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेज दूंगा। तो गाड़ी घोड़े की फिक्र मत कीजिए, वो तो मैं अपनी निशा को दूंगा ही। रसोई के सामान से लेकर पर्सनल सामान तक, लिविंग रूम के सोफे से लेकर गाड़ी तक, सब दूंगा मैं निशा को। नहीं नहीं पापा जी, मैं आपसे कैसे कुछ ले सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरी निशा मेरी हो जाए, मेरे लिए बस उतना ही काफी है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम है, बस बात यह है कि हम कैश ज्यादा हाथ में नहीं रखते हैं, मार्केट में यहाँ वहां इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब जब मार्केट से पैसे लेने गए तो सभी लोगों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी और हम फंस गए, वरना वैसी कोई बात नहीं है। करण की बात सुनकर महेश के मन को ठंडक मिलती है। भले जरा तकलीफ हो रही है बेटा, पर मुझे विश्वास हो गया है कि तूने अपने लिए बेस्ट लड़का चुना है। धीरे धीरे दोनों तरफ तैयारियां शुरू हो जाती है। सगाई की पूरी तैयारी लड़के वाले करते हैं, क्योंकि सगाई में गिनकर 20 लोग आने वाले थे। बड़ा मन था मेरा अपने बेटे की सगाई A1 करूंगी, सो कर डाला। हमारे सारे रिलेटिव तो फॉरेन में रहते हैं, तो पहुंचे नहीं, पर शादी में सब जरूर आएंगे। वैसे सगाई में आपको अपनी तरफ से लोग बुलाने चाहिए थे। वो क्या है ना बहन जी, बेटे की सगाई में आप सामने से तैयारी कर रहे थे, ऐसे में हम कैसे ज्यादा लोगों को ला सकते थे, इसीलिए बिल्कुल करीबी 1-2 लोगों को लाए। शादी में बुलाएंगे सभी को। चलिए ये भी ठीक है, सगाई की तैयारी हमने कर दी है, अब शादी की आप कर दीजिएगा। वो क्या है ना, घूम फिर कर हमारा एक ही बेटा है, अब ये बेचारा अपना काम संभालेगा या शादी की तैयारी करवाएगा। 800,000 लोग आएंगे हमारी तरफ से भाभी जी, खातिरदारी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वैसे भी फूटी कौड़ी नहीं ले रहे हम आपसे, पर कम से कम खातिर तो हमारे लेवल की होनी चाहिए। और सगाई होते ही लड़के वालों के तेवर बदलने लगते हैं। एक रोज अपनी बाइक लेकर करण निशा को पार्लर लेने के लिए आता है। इतनी जल्दी क्यों आ गए, थोड़ी देर और कर लेते। ऐसे ही मौसम इतना खराब है, बारिश शुरू हो जाएगी, भीगते हुए लेकर जाओगे क्या मुझे पार्लर? तो मेरी होने वाली बीवी मुझे एक गाड़ी नहीं दिला सकती क्या? ड्राइवर बनकर तुम्हें आकर रिसीव ही करता रहूंगा और ड्रॉप करता रहूंगा। निशा करण को दिल से चाहती थी तो गाड़ी कैसे ना देती। अगली सुबह ही निशा करण के साथ शोरूम पहुंच जाती है। क्या तू शोरूम में है बेटा, पर गाड़ी के पैसे कहाँ से लाएगी? मेरे पास सेविंग है मम्मी, और करण भी ये बात जानता है। अब एक चीज मांग ली उसने, मना तो नहीं कर सकती ना। कुछ दिन पहले ही निशा ने करण को आईफोन दिलाने के लिए अपने सोने की चेन बेच दी थी, और अब ये गाड़ी के लिए लोन। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खुद से बात करती हुई गीतांजलि जैसे ही अपने कमरे से बाहर पहुंचती है, हॉल में अपने होने वाले समधन और समधी को पाती है। क्या बहन जी, घर का तो ख्याल ही नहीं रखते आप लोग। वहां निशा आने वाली है तो हम घर का रेनोवेशन कर रहे हैं, और आपके घर पे तो दामाद आएगा ना। शादी के बाद हमारे जो फॉरेन वाले रिलेटिव्स आएंगे, उन्होंने अगर आपके ऐसे घर को देख लिया तो बहुत बदनामी होगी हमारी। कुछ पैसे लगाइए अपने घर पर, और 2-3 गेस्ट रूम जरूर तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि अब तो आना जाना लगा रहेगा। जैसे जैसे शादी की तारीख सामने आती जा रही थी, करण के साथ साथ उसके माँ बाप की भी मांगे बढ़ती जा रही थी। 35 लाख कैश? मुझे पता है बहुत कम है, इकलौती बेटी की शादी में आजकल लोग 1-1 करोड़ रुपया लगा देते हैं, पर कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से इतना दे दीजिए, बाकी मैं अपनी ओर से लगा दूंगा। आपके भी घर में आप अकेले हैं, कैसे सब कुछ करेंगे? मेरा एक जान पहचान वाला इवेंट मैनेजर है, वो सब कुछ देख लेगा। आप बस मेहमानों की तरह शादी में पहुंच जाइएगा। जी, मुझे कुछ वक्त दीजिए, बताता हूँ। महेश हैरान था। जो लड़के वाले शुरुआत में शादी का पूरा खर्चा उठाने की बात कर रहे थे, अब वो महेश से शादी के एक्सपेंस के नाम पर 45 लाख रुपए मांग रहे थे।
तेरी और करण की बातें सुनकर ही मैं समझ गई थी कि करण गेम खेल रहा है बेटा। भले तू मुझे बताती नहीं, पर पिछले 2 सालों से तू उससे शादी को बोल रही थी, पर उसने हामी तो नहीं भरी थी। अरे वो भी अच्छा खासा कमाता है, 1-1 रुपया तुझसे मांग रहा है। पहले तो उसके पास 3 फ्लैट थे, गाड़ी बंगला सब था, और जैसे ही पैसे लगाने की बात आई तो भिखारी बनकर बैठ गया। वो तुझे लूट रहा है बेटा। मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। गीतांजलि ये कह रही थी, तभी निशा का फोन बजता है। ये क्या है निशा? अभी पापा से तुम्हारे पापा की बात हो रही थी, सुना मैंने। बस 45 लाख रुपए की बात थी, वो हाँ नहीं कर सकते थे क्या? और कौन सा पैसे पापा खा जाते हैं? तुम्हारे पापा की अरेंज की हुई सगाई की तरह कोई 20 लोग नहीं आएंगे हमारी शादी में। भंडारी की तरह भीड़ होगी। एक तो एक पैसे का दहेज नहीं ले रहा हूं मैं। शादी के अरेंजमेंट की बात तुम्ही ने की थी ना? मुझे पता है पापा जी हमारी फिक्र में ये सब कह रहे हैं, पर हमने रिसोर्ट ऑलरेडी बुक करवा लिया। तुम फिक्र मत करो, शादी की अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब शादी में तुम 1000 लोगों को बुलाओ या 5000, किसी के लिए कोई भी कमी नहीं होगी। शादी की तारीख पर सजा धजा लड़के का पूरा परिवार बारातियों के साथ सुनीता विलास के गार्डन में पहुंचता है। ये क्या है दीदी, यहाँ तो इतनी सारी दुल्हन है। अरे मामा जी, लेविश शादी की बात की थी ना हमने निशा के घर वालों से, तो उन्होंने दूल्हा दुल्हन का ड्रेस कोड रख दिया होगा सारे आने वाले गेस्ट के लिए। नहीं बेटा, ये तो कोई समूह विवाह है, 101 जोड़ों की शादी। ये कहाँ बुला लिया हमें निशा के घर वालों ने? ये रिसोर्ट बुक किया है क्या उन्होंने? तभी एक ओर से निशा बाहर निकल कर आती है। आप सबको भंडारी की तरह बारातियों को खाना खिलाना था ना, तो इस सामूहिक विवाह के बाद जो भंडारा होगा वहां पर अच्छी तरह से खाकर जाइएगा, खास करके तुम करण। मेरे प्यार के नाम पर दहेज का जो भंडारा लगाया है ना तुमने, उसका जरा स्वाद सोचा तुम्हें भी चखा दूं। करण के साथ आए हुए उसके परिवार वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारकर निशा वहां से चली जाती है और दहेज न देने के खिलाफ एक मिसाल कायम कर देती है।